आप लोगों को सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड हेलो। आप लोग सब लोग आदाब। देख रहे होंगे आज हमारे साथ तीन भाई जुड़े हुए हैं जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है। अब्बास भाई है, सारिन भाई है और शोएब जमाई भाई हैं। ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो आज मैंने सोचा सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को एक साथ जोड़ के बात करी जाए। कुछ कई बात करते हैं, आजकल अपने क्लब हाउस चलता है, कहीं पे अपना लाइव चलता है। कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा, इन लोगों को बहुत अपने बड़ी बड़ी डिबेट्स में आते हैं। तो मेरे को इनसे पूछना था कि ये लोग देश के टुकड़े करने के लिए क्यों आमदा है आज की तारीख में, क्या बात है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से हैं, मुझे ये भी नहीं पता कौन से क्षेत्र से हैं, कौन से राज्य से हैं, बट मैंने इन लोगों की शक्लें बहुत देखी थी पिछले 1-1.5 साल में। सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था उसमें भी थे ये लोग। तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के बारे में हो जाए। शोएब भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इन लाइक 20 सेकंड बता दीजिए, फिर अब्बास भाई और फिर शारिन भाई बता देंगे एंड देन वील पिक अप द क्वेश्चंस। जी, मेरा नाम शोएब जमई है और मेरी बैकग्राउंड स्कूलिंग जो है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से रही है, जिसमें हम लोग गायत्री मंत्र का जाप और एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति की बात किया करते थे। स्कूल में जब भी वन एक्ट प्ले करना होता था तो मैं भगत सिंह का किरदार अदा करता था और बचपन से ही वो जज्बा रहा, जिसकी वजह से मेरा छोटा भाई इस वक्त आर्मी में अपनी सेवा दे रहा है। कौन से क्षेत्र में दे रहा है सिक्योरिटी पर्पज से नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग खुद अपने घरों में सब लोग हैं। जाहिर सी बात है कि जो हमारा आंदोलन है वो कानून की रक्षा को लेकर है, संविधान के अधिकार के दायरे में है और डेमोक्रेसी के एथिक्स को और इथॉस को सामने रखते हुए हम लोग अपना काम करते हैं। अगर किसी के कहने से कोई देशद्रोही हो जाएगा, एंटी नेशनल हो जाएगा, तो ये सब रेटरिक है जो जनता को अब पता चल चुका है। किसी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जिनके भाई, जिनके गांव के लोग, जिनके चचाजाद भाई अगर खुद फौज में काम कर रहे हो तो उसको जरूरत है क्या किसी को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। तो हमको पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के एम्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं और ये बात सुप्रीम कोर्ट में बार बार साबित हो चुकी है। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई अंधभक्त समाज से आए या चाहे मीडिया से कोई आए। मुझे लगता है जो हम काम कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट वो पूरे देश भर में लोगों को समझ में आ रहा और जिसका नतीजा आपने बंगाल के विधानसभा चुनाव में देख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास भाई, यू आर नेक्स्ट। जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया अभी भाई हम सबको बुलाने के लिए। मैं बेंगलोर से हूँ, इंडिया, बेंगलोर से, फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटक। I've been one of the youngest MLA candidate here in the recently held Karnataka Legislative Assembly elections. मेरा ज्यादातर तो गोदी मीडिया का बैशर बताया जाता हूँ मैं, जहां भी हो उनको उनके चैनल में घुस के उनको मैं आईना दिखाता हूँ बार बार लगातार। अगर कोई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, अगर या है वो मोदी हो या फिर वो मोदी का बहुत ही खास पसंदीदा अर्नब गोस्वामी हो या फिर अपना ये अंजना ओम कश्यप हो या अमीश देवगन, सबके टीवी स्क्रीन पर जानना और उनको आईना दिखाना ये मेरा काम है और मैं करूंगा। हक की और सच की डंके की चोट पे बोलूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हक बात करने में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मेरे काफी सारे काम हैं जिनके लिए मुझे एक नेशनल अवार्ड मिला, यूथ आइकॉन अवार्ड, और उसके साथ साथ जो भी मैं यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, यूथ जॉब्स हियर इन इंडिया, admissions of underprivileged kids in good schools and colleges, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भाई ये काम बार बार लगातार रहा है और मेरी ये उम्मीद है कि मैं ये अच्छा काम करता रहूं और अच्छे लोगों के साथ जुड़ता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे बुलाने का। थैंक यू सो मच। हाँ जी, नेक्स्ट सारिन भाई, आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारिम अली खान है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। मैं वहाँ का एलुमनाई हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। बाकायदा मैं मतलब जो भी एक्टिविज्म होता है उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, चाहे वो शाहीन बाग का एक्टिविज्म हो या हमारे जामिया से शुरुआत हुई हो उसकी। उसके अलावा मुझे टीवी डिबेट्स में जाता हूँ मैं और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी चीज़ के लिए भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात होती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमेशा से खड़े हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे जो नाना रहे हैं वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं और जो भगत सिंह जी की
जो ट्रिब्यूनल लाहौर में हुआ था उसके अगेंस्ट जब उनको अंग्रेजों ने कहा था कि आप उनको फांसी दे दें, तो मेरे जो नाना थे उन्होंने कहा था कि आई एम अ जज नॉट अ बुचर, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। तो मैं तो उस फैमिली से हूँ, मुझे देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अब भी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमेशा से खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ग्रेट। तो आप लोगों ने जो भी यहाँ पे आज की तारीख में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने देख लिया होगा कौन से क्षेत्र से आते हैं, क्या काम कर रहे हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है। आप लोगों से एक सवाल मेरा ये है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो एक अपने इसका डेफिनेशन क्रिएट किया गया बाय द प्रोपेगेंडा जी। ऑफ अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया, इसका जवाब क्या है आप लोगों के पास? जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, जी। आप लोगों को, हमको भी बोलते थे टुकड़े टुकड़े गैंग, इसमें बोलते हैं जिहादी बोलते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे डेफिनेशन है जो कि ये जितने भी लो इंटेलिजेंस ग्रुप है ये इनके थ्रू प्रोपेगेंडा होता है, बीजेपी आईटी सेल का जो कहते हैं, जिससे मैं इन लोगों को समझता हूँ लो इंटेलिजेंस ग्रुप हुए, इन लोगों में अपना दिमाग नहीं है। तो इनका काउंटर करने, बिकॉज अभी के जो दौर चल रहा है, ये लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये लोग अपने आप को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जो फ्यूचर है, मुझे नहीं लगता इन लोगों को कोई फ्यूचर बचा है, क्योंकि 7-8 साल से इनके निकल गए जिंदगी के। आप लोगों को, हमको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते बोलते, तो इनके तो टुकड़े टुकड़े अपने आप ही हो जाएंगे इनके आने वाले समय का। तो इनको ये जितने भी अंधभक्त हैं, आप लोग इनको क्या बोलना चाहते हैं? अभी भाई सच्चाई की बात तो ये है, असली टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो देश को बांटते हैं, जो देश को हिंदू तो हिंदू, मैं मुसलमान, वो ईसाई, वो सिख, ये बांटने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। आप, मैं, सारिम भाई, शुएब भाई नहीं। जो सारिम भाई जिसके नाना साहब ने तो इस्तीफा दे दिया था भगत सिंह के नाते, ये मेरे मित्र शुएब भाई जो जिनका भाई है सीमा पे, या फिर आप हो जो बार बार लगातार अल्हम्दुलिल्लाह लगातार आप काम कर रहे हैं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हो ही नहीं सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वो हैं जो बांटते हैं, जैसे वो आरएसएस हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, हिंदू परिषद के जागरण मंच वाले हो, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले हो, ये लोग बांटने वाले जो प्रपोज करते हैं टू नेशन थियरी। वो वीर सावरकर नहीं, बुज़दिल सावरकर है जो लोगों को बांटने की बात करता है, या फिर वो गोलवालकर है, या फिर वो नाथुराम गॉडसे है, या फिर नाथुराम गॉडसे भक्त जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जो अभी पार्लियामेंट में है। ये लोग हैं असली टुकड़े टुकड़े गैंग। गोदी मीडिया में बैठे हुए गोदी के पिट्ठू, गोदी मोदी की गोदी में बैठे हुए पिट्ठू, ये लोग डिवाइड करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। मेरा मानना है जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं जाति को लेके, अपने मजहब को लेके, ये लोग हैं असली टुकड़े टुकड़े गैंग। एंड जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये गोदी मीडिया वाले सिखाते हैं, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल वाले हैं, और ये बीजेपी के दो टके के ट्रोल हैं जो बार बार लगातार हमको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जहां पे हम ये मानते हैं कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है, हमें ये मान के चलना चाहिए। तो वो है असली टुकड़े टुकड़े गैंग, और हम हैं हिंदुस्तानी सेक्युलर इंडियन जो प्रेम करते हैं अपने संविधान से, जिसको भीमराव रामजी अंबेडकर ने हमें तोहफे के रूप में दिया था। शोएब भाई जी, आपका क्या विचार है इस पे? देखिए अभी भाई मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कई सारे आंदोलन हम लोगों ने देखा इस देश ने, चाहे इमरजेंसी के बाद जेपी आंदोलन देखा हो, या लोहिया का आंदोलन देखा हो, अन्ना आंदोलन देखा है, इससे पहले लगातार इस देश में कई तरह के आंदोलन हुए, विरोध हुए, सड़कें जाम हुई, रेल की पटरियां उखाड़ी गई, कई मतलब जबरदस्त तरीके से जनता का रोष रहा, लेकिन किसी भी सरकार ने अपने उन लोगों को जो देशवासी किसी कानून के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर सरकार के विरुद्ध अपना विरोध जता रहे थे, जैसे भाजपा के लोग भी थे 2013 से पहले, आप लोग देखते होंगे, तो किसी भी सरकार ने आज तक कभी उनको देशद्रोही, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग कभी ऐसा नहीं कहा, जबकि वो वही काम कर रहे थे जो आज आप देखते हैं जब सड़कों पे विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो वो हो रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव में हम लोग, तो देखिए हमारी कोई प्लास्टिक एक्टिविज्म नहीं है,
कि कोई प्लास्टिक मतलब एक बंद कमरे में, एसी कमरे में पीछे किताबों का जखीरा लेकर के सिर्फ टीवी पे बात करने का काम हो, और जब आदमी अपने बिल्डिंग से बाहर निकले तो उसका सिक्योरिटी गार्ड भी उसको न जानता हो कि भैया ये कौन आदमी। तो ऐसा हमारा काम नहीं है। हम लोग तो गांव से छोटे लेवल पर वहां से उभरे हैं, जब कलेक्टरेट के सामने जाकर के ट्रैक्टर पर हम लोग बैठ करके ना 100 लोग वहां पे प्रदर्शन करते थे और कलेक्टरेट से यहाँ से बातें करते थे। उसके बाद यहाँ से बड़े शहरों में मौका मिला, और जब शाहीन बाग आंदोलन को आपने देखा कि सड़कों पर सारे लोग, हम और सारिम भाई और हमारे कितने साथी जो है पूरी पूरी रात, मतलब 102 दिनों तक कैसे कैसे वो गुजरे हैं, बहुत लंबी कहानी है, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन सारा का सारा जद्दोजहद और आंदोलन इस बात के लिए था कि हम देश की जनता को और तमाम दबे कुचले समाज और जो पीड़ित वर्ग है, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज दब रही है, वॉइस ऑफ डिसेंट को दबाया जा रहा है, उसको एक आवाज मिले, एक हिम्मत मिले कि हम दिल्ली के दिल में रह करके सरकार की आंख में दम कर सकते हैं। और वो काम हमने किया जिसका जिंदगी भर हमको गर्व रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि प्रोटेस्ट का अधिकार करना कोई टेररिज्म नहीं। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण इसमें यह है कि मैं ये समझता हूं कि पिछले 70 सालों में जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, जो काम आईएसआई नहीं कर सकी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकी, वो तो चाहते थे ना कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाए, समाज में खाई पैदा हो जाए, आपस में लोग लड़ जाए। यही तो चाहते थे पाकिस्तान और तमाम आईएसआई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो 70 सालों में वो जितना कामयाब नहीं हुए हैं, पिछले 7 सालों में जो इस सरकार का रवैया रहा है, जो सत्ता में रहे, और जो उसके बाद मीडिया का जो रोल रहा है, वो लोगों ने वो काम करके दिखा दिया है, जिसकी वजह से आज समाज में इतनी खाई पैदा हो गई। दो विचारधाराओं को टकराव तो होता है, लेकिन विचारधारा के बीच में जो धुरी इतनी खाई है कि वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। समाज में नफरत फैल गई है, लोग बंटने के कगार पर, ऐसा लगता है कि देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 7 सालों में जितना नुकसान इस देश का, ये गोदी मीडिया, ये सरकार और ये जो लुटियन जोन्स में जो ये सो कॉल्ड तथाकथित फेक प्लास्टिक जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है जितना किया है, उतना आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान ने भी इतना नुकसान नहीं किया होगा इस देश का जितना अब हुआ है। तो मुझे लगता है कि सही मायनों में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है और देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, तो अंततगत्वा और तथ्यात्मक बुनियादों पर भी मैं कह सकता हूं कि ये वही लोग हैं जिनको पहचानने की जरूरत है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। एक बात बहुत इसे कमाल की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अमेरिका के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए थे, सीए एनआरसी के खिलाफ हुए थे, किसान आंदोलन के सपोर्ट में हुए थे। यहाँ पे किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग, किसी के ऊपर एफआईआर, किसी के ऊपर कुछ नहीं करा अमेरिकन पुलिस ने। यहाँ पे डैलस में हुआ था, शिकागो में हुआ था, एलए में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यू जर्सी में हुआ था। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। जो अपने लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका, यहाँ पे वो लोग अगेंस्ट नहीं है हम लोगों के, बट जहाँ के हम लोग हैं वहाँ पे हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। एक यहाँ पे तो क्या है कि विरोध आपकी राइट है, आपको डोनाल्ड ट्रंप को जो लिखना है लिखें। आप बता दीजिए मुझे किसी भी अमेरिकन को, अगर आपने वायलेंस किया हो तो अलग बात है। कोई भी विरोध में जो भी अगर वायलेंस होता है तो वो अपने विरोध नहीं रहता, वो इसके बदले की भावना कहता हूँ मैं, वो विरोध नहीं है। तो यहाँ पे भी जब ट्रंप का हुआ, जब कैपिटल पे हमला किया था, वो वायलेंस था, मगर जितने लोगों को अंदर किया उसके अंदर पुलिस वाले भी थे, उसके अंदर आर्मी वाले भी थे, किसी को नहीं छोड़ा था, सब लोग अरेस्ट हो गए थे। ऑल 423 पीपल जिन्होंने इंस्टिगेट किया था, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी का हो चाहे डेमोक्रेटिक, बिकॉज लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम इन अमेरिका। इसीलिए यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो हर आदमी इंजॉय करता है जब आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईरानी हो, चाइनीज हो, जैपनीज हो, कहीं का भी हो। दे एंजॉय द डेमोक्रेसी बिकॉज यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एग्जैक्टली। इसके अंदर आपके क्या विचार बनते हैं इसके अंदर, सारिन भाई? जी अभी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अभी अब्बास भाई ने और शोएब भाई ने भी बताया कि हकीकत में टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है। टुकड़े टुकड़े गैंग जो लोगों को ये गोदी मीडिया या जो ये आरएसएस वाले या जो ये एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स हैं, ये जिन लोगों को ये बोलते हैं ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग, हकीकत माने तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग जिन लोगों को ये बोलते हैं वो नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, हकीकतन तो वही लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि जो जैसे कि अभी आपको शोएब भाई ने भी बताया था कि हम लोगों का एक्टिविज्म कोई ये नहीं है कि पीछे हमने किताबें लगा दी और जाके टीवी डिबेट में बैठ गए और बताया कि हमने ये किया है। हम लोगों का एक्टिविज्म जमीनी है, हम जमीनी स्तर पे लोगों की मदद करना चाहते हैं।
हम जमीनी स्तर पर वो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, लोगों के हक की लड़ाइयां लड़ी हैं, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन, जैसे शोएब भाई भी बता रहे थे, हमने सर्दी में रातें काटी हैं वहां पर। हमने, हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद ये है कि वहां पर जो हक के लिए दादियां थी, जो औरतें थी, उनके साथ शाना बशाना हम लोग खड़े रहे। हकीकत यही है। और टुकड़े टुकड़े गैंग जो लोग हमें बोलते हैं, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा था, क्या वो उसको मानते हैं? अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं वो, हाँ हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में अगर कुछ मानते हैं तो हिंदुस्तान का संविधान। और यही चीज इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए ये दूसरे लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि साहब आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। हकीकत में तो ये देश को बांटने का काम ये करते हैं। जो जितने भी एनआरसी प्रोटेस्ट हुए या आप किसान प्रोटेस्ट की बात कर लें, क्या वहां पर कभी कोई बात हुई कि तुम इस रिलीजन के हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान? नहीं, वहां पर हम इंसान थे। वहां पर यह बात कभी नहीं आई कि तुम इस रिलीजन के हो या तुम ऐसे किसान हो, तुम वैसे किसान हो। वहां पर सबकी आवाज एक ही थी, सबकी आवाज एक थी कि हक के लिए हमें रहना है, हक के लिए खड़े रहना है। जिस दिन आप अपने दिल से हक के लिए खड़ा होना सीख जाएंगे ना, तो उस दिन कोई भी इंसान किसी को भी टुकड़े टुकड़े ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, किसी के ऊपर उंगली उठाने से कतराएगा। जिस दिन लोगों के ईमान साफ हो जाएंगे, सबसे जरूरी है इंसान का ईमान साफ होना। जिस दिन इंसान का ईमान साफ हो जाएगा और हक के लिए खड़ा हो जाएगा, उस दिन इंसान को अपनी जिंदगी जीने का मजा आने लगेगा। वेरी गुड। अब्बास भाई, एक सवाल है मेरा आपसे जी। ये एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था किसान आंदोलन हुआ है जी। हम लोगों की एक आदत हो गई है, हम लोग आगे निकल जाते हैं, हमारे जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं। रोजाना नया मुद्दा, नया एंटरटेनमेंट देश में रहता है। तो किसान आंदोलन जो आज की तारीख में हो रहा है, उसको रिवाइव तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरह, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया में, क्योंकि आज आपने भी रोटी खाई है, शाम को आप लोगों ने डिनर किया है, वो तो किसान की मदद से किया कि उनका जो भी उन्होंने काम किया उसकी वजह से आपको आज जो भी अन्न मिला खाने को। तो किसान आंदोलन के बारे में आपके लिए क्या राय है कि ये किस तरफ जा रहा है, क्या डायरेक्शन मिल रहा है? क्या ये वाकई में ये लोग एंटी नेशनल हैं, इन लोगों को खालिस्तानी बोला जाता है? द सेम थिंग, वही प्रोपेगेंडा जो आप लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, इन लोग खालिस्तानी बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्या आपके विचार है राकेश जी के लिए, स्पेशली राकेश टिकैत साहब? जी, राकेश टिकैत साहब से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत उनको आला दर्जा देता हूँ और उनको सलाम करता हूँ। राकेश टिकैत एक किसान ही नहीं, एक वीर आदमी है। मैं बता दूं, मैं उस समय था एक चैनल पे, और वहां पे जब राकेश टिकैत साहब जब अपना एड्रेस कर रहे थे तमाम लोगों को, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, पंजाब से, यूपी से, हरियाणा से जो उनकी ललकार हुई, जिस तरह से ट्रैक्टर चली, माशाल्लाह मैं बता दूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं लाइव स्क्रीनिंग देख रहा था, जो उनका एक एक कीमती आंसू बह रहा था, वहां पे ट्रैक्टर की चलने की आवाज आ रही थी। मैं समझता हूं जनाब, देखिए हिटलर के जमाने में प्रोपेगेंडा इन चीफ था, कौन था? गोबल्स नाम का एक प्रोपेगेंडिस्ट था। आज का हिटलर आप जानते हो कौन है? सुप्रीम लीडर। आज का गोबल्स आप जानते हो कौन है? गोदी मीडिया, गो फॉर गोबल्स, गो फॉर गोदी मीडिया। अभी क्या हो क्या रहा है? प्रोपेगेंडा इन चीफ बताते हैं। क्या बताते हैं शोएब भाई? मैं बता दूं आपको, फार्मर को आप, अन्नदाता को, इस हिंदुस्तान के अन्नदाता को आप आतंकवादी बोलते हो, खालिस्तानी बोलते हो। शेम 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 शेम, बिल्कुल शेम। A dissenting farmer is not a terrorist. A dissenting student at JNU is not an anti-national. A dissenting Muslim at Shaheen Bagh is not an Atankwadi. The voice of dissent cannot be suppressed. राकेश टिकैत और अन्य उनके तमाम जो किसान भाई हैं हमारे आंदोलन में किस बात कर रहे हैं? रिपीलिंग ऑफ 3 फार्म लॉज। देखिए अभी भाई, आप माशाल्लाह एक बिजनेसमैन हो, आप बेहतर जानते हैं बिजनेस के लिए कौन से लॉ बेहतर हैं। वैसे ही मेरा सारिम भाई हो, शोएब भाई हो, या मैं हूं, मैं जानता हूं कि मेरे काम में बेहतरी क्या है। ये सरकार क्यों नहीं समझ सकती कि अगर एक अन्नदाता किसान चाहता है कि ये 3 लॉज रिपील हो जाएं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो या अकोमोडेटिव प्राइस हो या मंडी का हो, जो भी हो, इसको क्यों नहीं मान सकती है? क्योंकि इनके खुद के एजेंडे हैं। ये चाहते हैं कि जो 2 क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, चाहे वो अदानी अंबानी, उनका फायदा हो। ये सरकार को अदानी और अंबानी की परवाह है, लेकिन राकेश टिकैत और इनके जैसे अन्य किसानों की नहीं है।
मैं मानता हूं कि अभी भाई जो आप कर रहे हो ये किसान मूवमेंट को रिवाइव करने के लिए, आप 7 समंदर पार हो यहाँ से, लेकिन फिर भी जो बार बार लगातार आपने जो फिक्र है माशाल्लाह, मैं उसकी आपको दाद देता हूं। और मैं ये मानता हूं तमाम मेरी लड़ाई रही है, मूवमेंट रहा है, मीडिया पर भी मेरे तमाम बयानात हैं कि ये 3 फार्म लॉज रिपील किए जाएं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी उसमें वायलेंस नहीं हुआ था। वहाँ पे वायलेंस को इंस्टिगेट जब किया गया था रेड फोर्ट के ऊपर, सबको पता है क्यों किया गया था रेड फोर्ट के ऊपर। किसान एग्रीकल्चर बेस्ड अपनी इकोनॉमी है, और अगर एग्रीकल्चर ही बस्ट हो जाएगा तो। और इसके ऊपर मैंने 2016 में एक वीडियो डाला था, वो शायद उस टाइम लोगों ने देखा नहीं है। मुझे पता था ये समय आने वाला है, क्योंकि जो आपने 2 नाम लिए अभी क्रोनी कैपिटलिस्ट के ऊपर ऊपर जो बैठे हैं, उनका जो राइट हैंड आदमी है वो मेरा बड़ा पक्का दोस्त है। मुझे पता लग चुका था 2016 एंड में 17 में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है। आई हैड एन आइडिया, तो वो आइडिया मैंने शेयर भी किया था। जैसे एनपीए का मैंने 4,70,000 करोड़ का खुलासा कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। मैं तो आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ, आई कांट डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज बीइंग सो मेनी माइल्स अवे आई कांट टेक एनी एक्शन और आई कांट डू एनीथिंग। बट आई एम अगेंस्ट वायलेंस, एनी काइंड ऑफ वायलेंस। आई एम अगेंस्ट वायलेंस। जहाँ प्यार मोहब्बत से जहाँ बात बनती है वहाँ पे वायलेंस की जरूरत ही नहीं है। और आज की तारीख में तो बच्चे को भी अगर आपको कुछ देना है, खिलाना है, तो उसको भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। लीव असाइड दीस लॉज। अगर आपके बच्चे को दूध नहीं पीना है तो नहीं पिएगा, वो वहीं पे बैठ जाएगा धरने पे। उसको भी तो धरना बोलते हैं, तो घर में फैल जाता है। मेरे को नहीं पीना पापा, अब्बू मुझे नहीं पीना दूध, वो फैल गया। वो धरना ही तो है। बच्चा भी धरना दे रहा है प्रोटेस्ट में कि मुझे नहीं करना। तो आई थिंक इसको रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से किसान आंदोलन आज की तारीख में अकेला पड़ रहा है धीरे धीरे, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि वहाँ पे जैसे पहले अजीत अंजुम जी जाते थे, ये सब जाते थे रिकवर करने के लिए, मैं उनके भी वीडियो नहीं देख रहा हूँ सिंधु बॉर्डर से या कहीं से भी आते हुए। और लास्ट 15-20 डेज, मंथ तो हो चुका है। सो वी ऑल कलेक्टिवली जो भी डिजिटल अपने प्लेटफॉर्म के अंदर अगर रिवाइव कर सकते हैं, और मेरी राकेश जी से बात होगी, मैं उनको भी लेके आऊँगा शो पे। और दिस इज माय थिंग। इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है किसान आंदोलन पे, शोएब भाई? देखिए, मैंने यही कहा कि हम लोग चूंकि बात हमेशा आइडिया ऑफ इंडिया की करनी चाहिए, और जाहिर सी बात है कि जितने भी यहाँ पैनल में हम लोग सब बैठे हैं, इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि चाहे किसी की भी पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो, कोई किसी पार्टी से हो सकता है, कोई किसी पार्टी से हो सकता है, विचारधारा हमारी कुछ भी हो, लेकिन जब तक हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव वे में आइडिया ऑफ इंडिया की बात नहीं करेंगे, आइडिया ऑफ फ्रीडम की बात नहीं करेंगे, आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, कोई भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। और आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मैं उनमें इसमें उनको भी लेना चाहता हूं कि जो जिनको लगता है कि मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं और वो जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं, वो ब्रेन वाश्ड जो समाज आज हो चुका है, मुझे उनसे गुस्सा या नफरत नहीं है, बल्कि अफसोस होता है कि इस देश में इतना बड़ा मतलब ऐसा काम हो गया जो नाजी के जमाने से भी ज्यादा कई मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई हो चुका है आज। लेकिन जब हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं अभी भाई, और सारे जो दर्शक आपके देख रहे हैं, कि कभी भी दड़बे में बंद मुर्गे की कहानी सुनी है? कि जब दड़बा में बंद सारे मुर्गे होते हैं ना, तो एक मुर्गे को निकाला जाता है, उसको जब जिभा किया जा रहा होता है तो दूसरा मुर्गा यही सोच रहा होता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मतलब वो हो रहा है ना, उसके बाद तो मेरा नंबर आएगा। तो फिर वो दूसरा कटता है, फिर तीसरा भी कटता है, उसमें से कोई भी ऐसा मुर्गा नहीं होता है जो थोड़ा सा भी रेसिस्ट करने की या एहतजाज करने की हिम्मत रखता हो। आज हमारी हालत यही हो गई है। जब कोई हम लोग शाहीन बाग आंदोलन में जब रेसिस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सभी लोग इवन कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब हमारे किसान भाई भी यही सोच रहे थे कि अरे ये तो एंटी नेशनल लोग, ये तो सड़क रोक के खड़े हो गए, ये ऐसा है, अच्छा वाकई में हो सकता है ये देशद्रोही होंगे। उनको लग रहा था कि उन तक कोई पहुंच ही नहीं सकता या उनका नंबर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा है, मैं एक बात बताऊं कि नंबर तो सबका आएगा। आपने देखा जो मोडस ऑपरेंडी शाहीन बाग आंदोलन के दौरान हमारे लिए अपनाया गया था गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल के थ्रू और सरकार के थ्रू, कि हमको लेबल किया गया एंटी नेशनल, हमको लेबल किया गया टुकड़े टुकड़े गैंग, हमको किसी ना किसी तरीके से मोरल डाउन करने की कोशिश की गई कि जो जनता देख रही वो सब इनके खिलाफ हो जाए। और इसी का नतीजा था कि दिल्ली दंगे हुए, और जिसमें दूसरे पक्ष ने ये समझ के दंगा किया कि ये सब तो देशद्रोही हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन मासूम लोगों को जिनके जाने गई हैं। आज जब
किसान आंदोलन हो रहा था, तो आपने इस मोडस ऑपरेंडी को देखा। जब किसानों ने मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना शुरू किया, गोदी मीडिया के खिलाफ बोलना शुरू किया गया, तो इन्हीं किसानों को खालिस्तानी आतंकी कहा गया, आईएसआई बैक्ड किसान कहा गया, देशद्रोही कहा गया, एंटी नेशनल के। अब किसान को ये एहसास हुआ था, समझ में आया कि जो शाहीन बाग वाले के साथ हो रहा था वो तो हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो यानी कि फिर इनका मामला ऐसा नहीं है कि सिर्फ पक्ष के, ये मजहब के बुनियाद पर किसी को सता रहे हैं, बल्कि जो भी सत्ता के खिलाफ होगा उनको वो इसी तरीके से लेबल कर। कल को मैं ये कह रहा हूं, जो हमारे स्टूडेंट्स है, हो सकता है उसमें बहुत सारे मोदी जी के फॉलोअर हो, योगी जी के फॉलोअर हो, जो बेरोजगार हैं, जो अभी अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो अगर सड़कों पर खड़े हो जाएंगे अपनी मांगों को लेकर, अधिकारों को लेकर, कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, मेरे शिक्षा का अधिकार कहाँ गया, और जो लोग मजदूर यहाँ से जो गांव चले गए वापस, जो कभी मोदी जी को वोट दिया करते थे 15 लाख के चक्कर में, वो भी अगर सड़कों पे खड़े हो जाएंगे आज, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कल वो भी देशद्रोही, आतंकवादी, एंटी नेशनल और टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी है और ये तरीका है, इसलिए वो मुर्गा नहीं बनना है। एहतजाज कीजिए, जब तक हम एहतजाज और प्रोटेस्ट नहीं करेंगे वो कौम जिंदा नहीं रहती है। आज फिलिस्तीन के जरा सा भी लोग गाजा और वेस्ट बैंक में थोड़े से भी जो बचे हुए ना, वो 70 साल के एहतजाज की वजह से बचे हुए, वरना कब खत्म हो चुके होते। तो प्रोटेस्ट तो ऐसी चीज है जो हमारी रवानी, हमें जिंदा रखता है, हमें एक डेमोक्रेसी, लाइव डेमोक्रेसी, जीवित जो है हमारी लोकतंत्र बनाए रखने में बहुत ज्यादा कारगर है। वरना ये लोकतंत्र मर जाएगा और जो है वो सत्ता का केंद्र जो है सेंट्रिस्ट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी, और फिर वही हिटलर के जमाने का नाजिज्म देखा जाएगा, जब कोई आवाज नहीं उठा सकेगा। वो तो ये आ बात चुका याद है रखिएगा। वो तो आ चुका है आज की तारीख में। तो बिल्कुल आपके हिसाब से आधे से ज्यादा इंडिया इंटरनेशनल हो गया, क्योंकि 69% इंडिया ने तो इनको वोट नहीं किया है। तो 69% इंडिया आज की तारीख में जिहादी है, एंटी नेशनल है, या जो भी ये बोलते हैं पाकिस्तानी है। वेरी सरप्राइजिंग, इज वेरी शॉकिंग कि इन लोगों को मतलब इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है कि कभी ना कभी एहसास होगा। नहीं, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि अंधभक्तों के परिवार में अगर 4 जने रहते हैं, माँ बाप और 2 भाई बहन, तो एक उनका बाप जो है वो तो कांग्रेस को वोट करते थे पहले तो बीजेपी तो 1982 में बनी है। इनके दादाजी किसको वोट करते थे? ये तो 1980s की एस्टैब्लिश पार्टी है ना। तो वो सारे इनके दादा वादा सब इनके हिसाब से दलाल और ये जिहादी और ये सारे हलाला की पैदाइश, ये सब हो गए इनके दादा भी, इनके डेफिनेशन के हिसाब से तो करेक्ट। क्योंकि देखिए ना, इनके जहन को मतलब के लोग हैं, इसको कहते सड़ा दिया गया, सड़ा दिया इनके सोच को। मैंने शोएब भाई हरदम एक चीज कही है, ये सरकार नहीं, एक तरह सर्कस है, और सर्कस में जोकरों की जरूरत पड़ती है। तो जोकरों की एक समूह इकट्ठा कर दिया है कि तुम सब हमारे बारे में बोलते रहो। इनको ये पता नहीं ये खुद ही बर्बाद हो रहे हैं, ये खुद बर्बाद हो चुके हैं, ये वर्ल्ड की रेस से निकल चुके हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, वो निकल चुके हैं रेस से। इनको कहीं एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इनके पास जॉब्स नहीं होगी, जॉब होंगी नहीं, क्योंकि वैसी प्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में खत्म हो चुकी है। मुझे पता है ना कि खत्म हो चुकी है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया का आप रिपोर्ट देखिए ना, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी हमारी आज मतलब इमेज बन गई है कि लोग हिंदुस्तान के लोगों का अछूत समझने लगे हैं। उनको लगता है कि ये तो मतलब अजीब सा एक प्राणी बना दिया है हम लोगों को। अगर इंडिया पावरफुल नेशन होता, आज जो कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, पावरफुल नेशन विद अ पावरफुल लीडर, मुझे एक क्लिप बताइए पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में जहाँ पे यहाँ की मीडिया ने इंडिया के बारे में कोई चर्चा करी हो। एक क्लिप बताइए जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं आए हो। अगर वो जब आते हैं तो उनको तो कवरेज थोड़ी बहुत मिल जाती है 5-7 मिनट की। उसके बावजूद मुझे इंडिया की CNN पे, ABC पे, NBC पे, फॉक्स पे किसी में बता दीजिए कि इंडिया की चर्चा अमेरिका कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज दे नो द फैक्ट that it's a bluff, it's a total bluff, or everything from income data without a doubt data to death data, everything is fudged there. So that's why these people know, ये लोग अमेरिका तो डेटा पे चलता है, it's all data, nothing है, इनकी स्ट्रेंथ ही डेटा है। आज जितने व्हाट्सएप के आपके इनके पास सारा डेटा है, आप लोगों के सबके व्हाट्सएप नंबर के सब अमेरिका पे है। व्हाट्सएप किसने खरीदा था? फेसबुक। क्यों खरीदा था? उसके पीछे कौन था? अमेरिका था। कोई मार्क जकरबर्ग ने पैसा नहीं लगाया, अमेरिका ने पैसा लगाया टू गेट द डेटा ऑफ द वर्ल्ड। सो अमेरिका इज बेस्ड ऑन डेटा। ये जो लोग हैं अंधभक्त, ये लो इंटेलिजेंस हैं, लो एजुकेशन, इन्होंने जो भी एजुकेशन ली है वो भी उस स्टैंडर्ड की एजुकेशन नहीं, अवेयरनेस की बहुत प्रॉब्लम है। ये लोग एक गांव में बैठ के जो कभी बम्बई नहीं गया, दिल्ली नहीं गया, वो हम लोगों को राजनीति सिखाते हैं।
you know, so all जो these हम kind of लोग things. जो हम लोग वर्ल्ड सुपर पावर बनने की राह में चल रहे थे, इस जो अभी कोविड का जो देखा लोगों ने, पूरी दुनिया ने, शमशान में जलती हुई लाशें और गंगा में बहती हुई लाशें, उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब दुनिया फिर से सोचने लगी है कि वाकई में ये सपेरों का ही देश है। तो हम See, सपेरों के देश से वर्ल्ड पावर बनने जा रहे थे, दोबारा से वही बना दिया इन्होंने। No, in 21st century, if you अगर आप लोग build कर रहे हैं अभी तक शौचालय, तो how can you become world power? Just having an ISRO, you become a world power? No. आपके यहाँ कितना हंगर इंडेक्स क्या है? कंट्री आज की तरह हैप्पीनेस इंडेक्स पे कहाँ है? जिसको देखो मैं तो इंडिया इतना आता हूँ, देखिए मेरे को एक बहुत बड़ी एडवांटेज है ना शोएब भाई, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। मैं दो डेमोक्रेसी में इक्वली रहता हूँ, मैंने 4 चुनाव यहाँ देख लिए राष्ट्रपति के, मैं इंडिया में भी डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व, तो मुझे डिफरेंशिएट करने में बहुत आसानी रहती है। और मैं जितने भी अंधभक्त जो हैं, मैं इन लोगों को सिर्फ ये समझाता हूँ, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारो भाई, तुम्हारे दरवाजे पे ना तो मोदी जी आने वाले हैं, ना राहुल गांधी आने वाले हैं, ना अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं आने वाला। You got to make your own way in this world. You cannot believe that हम थे ना बिलीव करने की डोनाल्ड ट्रम्प हमें पैसे दे देगा, ये कर देगा। नो, all he can do is अपने open the windows of opportunity. There is no window of opportunity in India. There is no Indian dream for the next generation. Like अमेरिका में पुरानी saying है, everybody is after a dream, that is American dream. यहाँ पे जितने NRIs आते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा जलसा हुआ था ह्यूस्टन के अंदर, आप बता दीजिए वो 50,000 आदमियों ने कितने लोगों ने मदद करी हो आज की तारीख में इंडिया में? नहीं करी है, मुझे पता है। मैं जहाँ बैठा हूँ आज की तारीख में, मेरे 6 माइल के दूर पे RSS का ऑफिस है, एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम लोग के बिकॉज वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू नो व्हाई? बिकॉज ही कांट अब्यूज मी, ही कांट हिट मी, बिकॉज द डे ही डज दैट, द सेम थिंग जो आप लोगों के साथ होता है, ही विल बी अरेस्टेड इन अमेरिका। आइडियोलॉजी डिफरेंस हो सकता है, बट यू कैनॉट यूज योर टंग, यू कैनॉट। टेक्सास के अंदर इज ओपन आर्म, हम लोग के साइड में रिवॉल्वर लगी रहती है हर आदमी के। अगर ये कानून इंडिया में आ जाए तो आप लोग तो एक दूसरे को मार दो, मतलब पूरा इंडिया आधे घंटे में खत्म कर दो, इतनी ज्यादा नफरत फैला दी गई है। एग्जैक्टली। टेक्सास का लॉ देख लीजिए आप, आर्म कैरिंग इज ओपन। जैसे आप लोग सिगरेट, बीड़ी, रसगुल्ले, मिठाई खरीदते हो, उस तरह हम लोग यहाँ पे गन खरीद सकते हैं, असॉल्ट राइफल्स टू एनीथिंग। तो मगर हम लोगों में नहीं होता कि लॉ का डर है, यहाँ लॉ ऑफ द लैंड। इंडिया में लॉ एक तरह से हथियार बन चुका है। इंडिया में लॉ हथियार है, जिसके पास पावर है वो इस हथियार को इस्तेमाल करेगा। आज की तारीख में ये सरकार कर रही है, अब ये जो ट्रेंड शुरू करके जा रही है, आने वाली कोई भी सरकार बनेगी 2024 में, वो इसी को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि एक बार गंद पड़ गया ना, अब वो गंद पे गंद ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैं तो या यू गॉट टू जियो और जीना तो यार, लिव एंड लेट लिव। 4 दिन की जिंदगी है। कोविड के टाइम पे समझ में नहीं आया, 3-4 लाख आदमी मर गए, आपका भी नंबर हो सकता था, आप जिंदा हो, तो अब क्यों नफरत फैला रहे हो? ऊपर वाले ने इतनी बड़ी चीज समझा दी, गंगा साफ कर दी थी, पूरी हवा साफ कर दी थी कोविड ने। दिल्ली में दिखा रहे थे पता नहीं कहाँ के पहाड़ दिखते हैं, उत्तराखंड से दिखा रहे थे एवरेस्ट दिख रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहे थे, और ये जो सारे ओवरसीज पक्षी बाहर आ गए थे, सारे पक्षी बाहर आ गए थे, गंगा वाज स्पिक एंड स्पैन। उसके बाद भी सीख रहे, फिर वही गंदगी करेंगे। तो सबसे पहली गंदगी तो इन्होंने कर दी, जितने भी अपने लोग वहां पे मरे कोविड से, अपने भाई बंद मरे, उन लोगों के गंगा में फेंक दिया, फिर गंगा को दूषित कर दिया। और गंगा के ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था 3,500 करोड़ का, जो उमा भारती ने चालू करी थी, बोली थी मैं समाज नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे भाई यू गॉट टू आस्क द अकाउंट्स। आप भी तो अपने बच्चे को 100 रुपए का नोट देते तो पूछते हैं ना भाई, हिसाब दे क्या क्या लेके आया, चॉकलेट लाया। कानपुर में पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ा दिखा गंगा का कि उसकी वाटर का कलर जो है ना बिल्कुल पेल ग्रीन हो गया। मतलब इट्स अ इंडिकेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी इन द वाटर। तो ये बहुत सारी चीजें। मैं एक बात पूछना चाह रहा था अभी भाई कि भाई ओवरसीज जो इंडियन वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और जो हिंदुत्व एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो लोग आज भी यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं इंडिया को, मतलब इस गवर्नमेंट को? और क्या अब ओवरसीज इंडिया में जो दिखाते हैं कि भाई मोदी के लिए मतलब बहुत ज्यादा वहां पे बधाई दी गई या मोदी को पसंद करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हुए वहां पे मोदी जी को लेकर, क्या ओवरसीज इंडिया में अभी भी मोदी जी को लेकर वो परसेप्शन है क्या? इवन ओवरसीज इंडियंस जो कि ये वाली पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो भी अब सपोर्ट से हट रहे हैं। मैं 100% बता रहा हूँ, मेरे कई बहुत पक्के दोस्त हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, कट्टर, but they have said to me very clearly that we made a mistake, we are sorry. I can name them. उनका बहुत ऊपर तक पहुंच है, बहुत ऊपर तक उनकी पहुंच है। They themselves are saying we are sorry, we made a mistake. They are accepting it now because they have seen it. पहले इन लोगों को दिख नहीं रहा था, मगर अब ये लोग क्या है कि पढ़े लिखे लोग हैं जो यहाँ आए हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अनभक्तों को थोड़ा और टाइम लगेगा।
जैसा अभी भाई अंधभक्त है, एक एजुकेटेड अंधभक्त है और एक अनएजुकेटेड अंधभक्त है, एक अवेयर अंधभक्त है, एक अनअवेयर अंधभक्त है। अनअवेयर अंधभक्त अनफॉर्चुनेटली में इंडिया में ज्यादा है। तो यहाँ के जो अंधभक्तों को तो पता लग चुका है, अब नहीं बोलते वो लोग, अब जस्ट से सॉरी, वी आर सॉरी। पिछले सैटरडे को पार्टी के अंदर कम से कम 50-60 जने थे, उसमें से 30-35 जने वो थे जो कि यहाँ पे वो जो जलसा हुआ था हाउडी मोदी का, हाथ जोड़ के बोले हैं वी आर सॉरी। अब इस बात को ना दोहराएं, हमें शर्मिंदा ना करें, वी आर सॉरी। ये क्लियरली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को बात। और यही न्यू जर्सी में जहाँ पे सबसे ज्यादा है, जितने ट्राई स्टेट एरिया में, कनेटिकट, न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क, एलए में आप ले लीजिए, शिकागो में ले लीजिए, टेक्सास में ले लीजिए, सब जगह ये हाल है। दे आर वॉकिंग अवे। शारिम भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ शारिम भाई, सॉरी। जी अभी भाई मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी जैसे बात चल रही थी ना कि आइडिया ऑफ इंडिया, तो जब भी हम जो भी एनआरआईज हैं या जो भी फॉरेनर्स हैं या जो खुद खासतौर से हिंदुस्तानी हैं या जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो हम जब एक स्लोगन की बात करते हैं ना, तो आइडिया ऑफ इंडिया क्या होता है, एक बात कही जाती है कि जय जवान जय किसान। ठीक है, तो आप जय जवान जय किसान ना खाली नारों में रह गया है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब किसान बैठकर आंदोलन करता है और किसान अपनी परेशानी का समाधान चाहता है, तो किसान से मिलने की तो बात बहुत दूर, मतलब उनको वो जो मिलना होता है वो तो एक औपचारिकता होती है दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन उनके मुद्दों पर उनसे कोई बात करने को सही से तैयार नहीं है, उनसे कोई बात के उनकी समाधान, उनकी जो समस्या है उसका कोई समाधान निकले, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो ये जैसे हम आपको बता रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी डिफरेंस हो सकता है कि भाई आप किसी पार्टी से हैं, आप किसी पार्टी से, आपकी विचारधारा कुछ और है, मेरी विचारधारा कुछ और है, लेकिन जब हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, तो वो तो एक हिंदुस्तानी के तौर पर लगाते हैं ना। तो जब हम जय किसान बोलते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि किसान ही अन्नदाता है, और जब हम कहीं से थक हार के ऑफिस से आते हैं या अपने बिजनेस से आते हैं, तो हम जो रोटी खाते हैं वो रोटी कहाँ से मिल रही है, उस रोटी को हम तो खा लेते हैं, लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए जो कि किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं, उन्हीं किसानों को जिनकी वजह से इनके आज पेट भरे जा रहे हैं। ठीक है, पूरे दिन किसान धूप में हल चलाता है, तब जाकर कहीं अनाज पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हिंदुस्तानी के तौर पर लगाते हैं ना, तो जब यहाँ पर लोगों की जो है ना एक बिल्कुल एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है बिल्कुल, कि अगर आप किसी खास तौर कम्युनिटी से हैं तो आपको बोल दिया जाएगा कि भाई तुम पाकिस्तानी हो, तुम गद्दार हो, तुम एंटी नेशनल हो। ठीक है, किसानों के मुद्दे पर उनको बोला जा रहा है तुम गद्दार हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम भी एंटी नेशनल हो। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही कोई समुदाय, ये सिर्फ बात ये, जो भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, जो भी भाई हम लोग एक डेमोक्रेसी है। ठीक है भाई, हम सुन रहे हैं कि मन की बात मन की बात मन की बात, तो भाई मन की बात कोई एक ही आदमी थोड़ी करेगा, मन की बात तो और लोग भी करना चाहते हैं ना, तो उनकी भी मन की बात सुनी जानी चाहिए। या खाली यही है कि मन की बात एक ही आदमी कर सकता है और सब उसको सुने? डेमोक्रेसी का मतलब तो ये है ना कि मन की बात शुएब भाई भी कर सकते हैं, मन की बात मैं भी कर सकता हूँ, मन की बात अब्बास भाई भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको माना जाए या ना माना जाए, वो तो एक बात की बात है। लेकिन आप बात सुने, तो आप लॉज देखें तो कौन से 3 लॉज हैं। और जैसा कि किसान प्रोटेस्ट की बात है, वहां पर किसान प्रोटेस्ट में तो लाइब्रेरीज हैं, वहां पर भगत सिंह जी के नाम से लाइब्रेरी है, उनको एंटी नेशनल बोल रहे हैं। जो अपने जो ये होता है ना, जो हमारा एक मतलब आइडल है, तो हम उसको भगत सिंह मानते हैं, हम उसको सुखदेव मानते हैं, वहां पर उनके नामों से जो है लाइब्रेरीज हैं। तो लोग ये प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ मुद्दों पर आवाज उठाए, उसको किसी भी तरीके से आप एंटी नेशनल घोषित कर दें। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, सबसे बड़ा रोल वो गोदी मीडिया का है, सबसे बड़ा रोल गोदी मीडिया का है। इन्होंने लोगों के दिमाग में इतना जहर भर दिया है कि आप वहां पर जाते हैं ना, तो सरकार के पक्ष का एक आदमी होता है या सरकार के पक्ष के 2 आदमी होते हैं और ऑपोजिशन का एक आदमी होता है। मैं समझता हूं कि एंकर जो है ना, वो भी सरकार के पक्ष की बात ही करता है, तो 1 वर्सेस 3 और 4 हो जाता है, और ये एक एंटरटेनमेंट चल जाता है। आप अगर मुद्दों की बात करेंगे तो एंकर आपको बिल्कुल भटका देगा मुद्दों से, मतलब। तो ये एक पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, किस तरह से डेमोक्रेसी के साथ एक खेल किया जाए और किस तरह से जो मुद्दे हैं उनको दरकिनार करके अपना जो है वो चलाया जाए। किसानों का तो देश रहा नहीं, देश अब रह गया है अडानी अंबानियों का। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा इस वक्त परेशानी का सबब हम लोग के सामने है, और हम लोग की तो लड़ाई है, वो हक की लड़ाई है, हम लोग लड़ते रहेंगे, बाकी ऊपर वाला मालिक है। मुझे लगता है कि जी, मेरा ये मन है अभी भाई कि मैं हर बात जो सारिम भाई ने बात कही है, अभी भाई माशाल्लाह, आप भी एक आध बार आए हो न्यूज चैनल्स पे इंडिया के, लेकिन आपने उनके चितड़े उड़ा दिए और एक्सपोज कर दिया।
जैसे आपने किया है, मैं एक बात की भी दाद देता हूँ कि आपने कह दिया, जैसे सारिम भाई, शोएब भाई, मैं आप कह देते कि अरे भाई साहब सुनो सुनो, आप पत्रकार नहीं हो, आप बैंकर नहीं हो, आप ये सरकार के प्रवक्ता हो, प्रवक्ता। तो जैसे सारिम भाई ने कहा, हमारा सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता के साथ बहस नहीं है, डिबेट नहीं है, हमारा बहस वो एंकर या पत्रकार के साथ भी है जो एंकर, पत्रकार, जर्नलिज्म के नाम पे धब्बा है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपना बैचलर्स इन जर्नलिज्म किया है, डिस्टिंक्शन गोल्ड मेडल, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर की टॉप यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने मास्टर्स इन मीडिया किया है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मीडिया स्टडीज में डॉक्टरेट किया है। तमाम जो मीडिया है, जर्नलिस्ट क्या कहते हैं, एज एन एंकर यू नीड टू बी अनबायस्ड, आप बायस्ड हो नहीं सकते, आप पार्टीसान नहीं हो सकते, आप एक पक्ष की बात नहीं कर सकते, आप चौथा स्तंभ हो भारत के संविधान का, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर यू नीड टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। आज की गोदी मीडिया सबसे बड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग क्या करती है, ऑपोजिशन को कटघरे में सब करती है, और बहुत से चैनल में जहाँ कांग्रेस नहीं जाती, हम सारिम भाई, शोएब भाई, हम जाके ये करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वो है, यू नो, योर जर्नलिज्म, योर एंकर्स आर डूइंग रॉन्ग व्हेन दे आर क्वेश्चनिंग दोज हु आर नॉट इन पावर, दोज हु आर oppressed, those who are the minority, those who are the farmers, those who are the students. You want to blame them. That is when you are wrong. I think अब्बास भाई you are absolutely right, because मैं अगर यहाँ के और वहाँ में देख रहा हूँ डिफरेंस, तो ये कि बहुत बड़ा डिफरेंस सामने आ रहा है कि यहाँ की जनता क्वेश्चन करती है, यहाँ पे उनको दबाया नहीं जाता है, इंडिया में दबाया जा रहा है। ये मेरे को नहीं लगता अगर यही रहा ट्रेंड तो कभी इंडिया अमेरिका के आसपास भी पहुंच पाएगा ना, मेरे को नहीं लगता। 100 years आई डोंट सी, बिकॉज आप लोगों की आवाज दबा दी जाती है, चाहे किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस वाले की भी हो, चाहे बीजेपी वाले की भी हो, चाहे किसी की भी हो, आवाज अगर दबा दी जाएगी तो अगर आप सुनेंगे नहीं मेरी, तो आप मेरी बात समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। स्कूल में भी अपन जाते हैं, स्कूल में क्लास में बैठते थे तो सब लोग चुप हो जाते थे, टीचर बोलता था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम मालूम है क्या है, जो मैं नोट कर रहा हूँ, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन विदाउट एनी नॉलेज। They don't have knowledge. Now you will see 18 साल का बच्चा आपको राजनीति सिखाने लग जाएगा। 18-year-old on social media, he'll teach you how, you know, what politics is. So they are not good listeners. जो listeners अच्छे नहीं होंगे वो कभी learn ही नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में मैंने चीज देखी थी, यहाँ पे जब हम लोग, मेरी भी इंडिया की आदत थी, जब 4 जने बैठते हैं तो सब एक साथ बात करते हैं, अपने भी परिवारों में होता है, सब एक साथ है ना, मामा चाचा ताऊ सब बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ में हमने देखा छोटे छोटे बच्चे बोल देते थे, स्टॉप फॉर अ मिनट, स्टॉप, आई एम टॉकिंग राइट नाउ, 5-year-old किड। तो यहाँ पे सबकी सुनते हैं, फिर अपना अपना नंबर आके जवाब देते हैं। हमारे सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, एक कमेंट करा किसी ने, उसने साथ में कुछ पढ़ा ही नहीं ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसने गाली बकती, उसने भी गाली बकना शुरू कर दिया। अभी मैं हरदम एक चीज बोल रहा हूँ, अब हिंदू नहीं है, अब 2 तरह के हिंदू है। मैंने बहुत पहले बोला था, जैसे पाकिस्तान में एक मुसलमान है और एक तालिबानी मुसलमान है, वैसे ही अपने भाजपा का हिंदू है और भारत का हिंदू है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपको भाजपा का हिंदू अलग है और भारत का हिंदू अलग है। गारंटी है इस बात की, ये मेरी रीडिंग है, ये अनफॉर्चुनेटली बट दिस इज अ फैक्ट। अभी भाई मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें। जी जी, जैसे अभी सारिम भाई और अब्बास भाई ने मीडिया के ऊपर बात रखी कि भाई मीडिया में ऐसा चल रहा है। कुछ सवाल मुझे लगता है 3 पॉइंट में अपनी बात कहूंगा कि जैसे अभी आपके ऑडियंस, जो अभी भाई के ऑडियंस स्पेस से जो देख रहे हैं या आगे जो देखेंगे, उनके मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि भाई जब मीडिया इतनी गंदी है, जब एंकर की सोच इतना खराब है और वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उनकी गोदी मीडिया है, तो हम जाते क्यों हैं? उनका गुस्सा रहता है हमेशा कि शोएब जमई या सैयद अब्बास क्यों जाता है मीडिया पे, उनको नहीं जाना चाहिए, या सारिम भाई को नहीं जाना चाहिए। ये एक सवाल होता है, हमेशा सबके मन में होता है, और उसको बहुत गुस्सा भी होता है हम लोगों को। आज मैं आपके माध्यम से उनको जवाब दे देना, जवाब नहीं, समझाना चाहता हूँ कि क्या वजह है। सबसे पहली वजह ये कि सपोज दैट मैं शाहीन बाग आंदोलन की बात कर रहा हूँ आपसे। शाहीन बाग आंदोलन के दौरान सारिम भाई को भी शायद पता होगा कि जब हम लोग पीछे, हमारे आंदोलन के पीछे एक यहाँ से जहाँ पे साइट था, प्रोटेस्ट साइट, उसके पीछे एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे सारी मीटिंग वगैरह चलती थी, रात भर प्लानिंग चलती थी कि भाई कल क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। सब लोगों की, जो हमारे साथी थे, यही राय होती थी कि भाई ठीक है, गोदी मीडिया तो अपना काम करेगा ये, लेकिन शोएब भाई
इस आंदोलन को, वो शायद दिसंबर का वक्त था, 23 दिसंबर का ही दौर था वो, अभी जनवरी भी नहीं आया था। तो उस वक्त ये बात, क्योंकि गोदी मीडिया तो अपनी बात करेगा ही, वो सारा कुछ अपना एजेंडा चलाएंगे, लेकिन हमको इस मीडिया का इस्तेमाल करके इस शाहीन बाग की बात देश के कोने कोने तक पहुंचा देना है। शोएब जमई शाहीन बाग आंदोलन के दौरान मीडिया पे इसलिए नहीं जा रहा था कि हमको मीडिया वालों का जवाब देना था या उसके एजेंडा को कोई चीर फाड़, हमको पता है वो, उनको कितना भी समझा लो, वो ढाक के 3 पाते वो वही रहेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये था कि मीडिया इज अ बिगेस्ट टूल। एक बार में 10 करोड़ 15 करोड़ लोग देखते हैं, और जब शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई शोएब जमई और सालिम खान को देख रहा है, और जो हम लोग दिन में प्रोटेस्ट में रह रहे हैं, रात में प्रोटेस्ट में रह रहे हैं, और शाम को जाकर के जब मीडिया पे अपनी बात रख रहे हैं ना, तो वहां जो हम बात बता रहे हैं वो दरअसल मैसेज दे रहे थे कि भाई देश के अलग अलग कोनों में, अलग छोटे छोटे जिले और गांव में आप भी वहां पे आंदोलन करें। और शायद यही वजह था, ये हमारी स्ट्रैटेजी कामयाब रही कि देश के विभिन्न विभिन्न इलाकों में ये बात पहुंच गई और हमने सब जगह प्रोटेस्ट होता हुआ देखे। दूसरी बात ये है कि देखिए, जब आप सच्चाई पे रहेंगे ना, ऑनेस्टी पे रहेंगे, तो आपकी कहीं भी 2 बातें 100 झूठ पर भारी पड़ेगी, और अनकरीब वो वक्त आएगा जब लोगों को समझ में आएगा कि हाँ हम सही थे और ये लोग गलत थे। हमको इनके मीडिया का इस्तेमाल करना है, इट्स अ बिगेस्ट टूल। वो समझते हैं ना कि वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं टीआरपी लेने के लिए क्योंकि दाढ़ी है और मौलवी, नहीं सर, हमको अपने मकसद के लिए, जो मेरा आंदोलन है, अगर हमको लार्ज ऑडियंस तक बात पहुंचा देनी है सोशल मीडिया से हटके भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, तो हमको पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि रात शाम को 8 बजे 9 बजे घर की महिलाएं भी जो चूल्हे चौके पे काम कर रही होती है ना, वो भी टीवी पे अगर आवाज सुनाई दे रही है कि हाँ शाहीन बाग की महिलाओं को ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा गलत कर दिया और ये मीडिया एंकर गलत बोल रहे हैं, या हमको इसमें उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, नहीं हमारे आंदोलन का मकसद ये है, तो उनको भी बात समझ में आती थी, जिसकी वजह से वो लोग भी सड़कों पे खड़ी हुई है। तो ये वजह था हमारा मीडिया पे पेश होने का। दूसरी बात ये है कि जब तक हमारे पास कोई ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म, या हम लोग, आप कहते हैं ना कि जो निष्पक्ष मीडिया की बहुत बड़ी यहां से ताकत नहीं बन जाए, तब तक तो हमें इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हमारा हो जाएगा तो हम करेंगे, फिर वो तो एक अलग सी बात है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि अभी डांडिया भाई एक संगठन, बहुत बड़ा एक मोहब्बत के दंगे का एक बहुत बड़ा परिवार चलाते हैं, मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूं। तो जो ऑडियंस मुझे देख रही है या टीवी पे भी जो लोग देखते हैं, वो ये समझिए कि जो मोहब्बत के दंगे का जो इथॉस है, जो वैल्यूज है, जो कल्चर है, वही चीज मेरे अंदर भी इम्बाइब है। और अगर आप मुझे टीवी पे अगली बार देखें तो ये समझिए कि मोहब्बत के दंगे का एक मेंबर, एक ग्रुप का मेंबर जो है वो टीवी पे शोएब जमई बोल रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग क्लब हाउस की जो चैटिंग हो रही है आजकल, रूम के अंदर क्लब हाउस ऑडियो में जो बातें करते हैं, उसमें भी बहुत सारे मतलब ये बहुत सारी चीजें चल रही है, जिसमें मतलब ब्रेन वॉश किया जा रहा है और लोगों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। उस पर भी थोड़ी सी हम लोग बात कर ले अभी भाई, तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे लोगों को समझ में आए कि ये नया फितना क्या है। मैंने तो अभी ज्वाइन किया है क्लब हाउस, ये सारा चल रहा है ट्विटर पे, और अभी भी मैं कहीं सुन रहा था 1-2 जगह, तो अलग अलग रूम्स बनते हैं वहाँ पे। मतलब अब्बास भाई अच्छी तरह समझा पाएंगे लोगों के क्लब हाउस क्या है और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं लोग। अब्बास भाई जी, क्लब हाउस एक ऐसा फोरम है, इट्स कॉल्ड द ड्रॉप इन ऑडियो नोट, जहाँ पे आप जैसे अपने व्हाट्सएप पे ऑडियो ड्रॉप इन करते हो, ऐसा है। तो यहाँ पे अन्य लोग, प्रति लोग, आप रूम्स फॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे आप कोई भी चीज के बारे में बात सकते हैं, चाहे वो आर्ट हो या म्यूजिक हो या पॉलिटिक्स हो। अभी क्या हो रहा है, ये जो भाजपा के जो 2 रुपीज ट्विटर ट्रोल्स थे, यहाँ पे सब उनका ट्रैफिक यहाँ पे इन्फ्यूज कर दिया जा रहा है, जहाँ पे वो अपने नैरेटिव, एजेंडे, झूठ, फेक न्यूज बार बार लगातार चला रहे हैं। देयरफॉर अभी नीड ये है कि अभी डांडिया साहब जैसे लोग जो हर डंके की चोट पे सच बात करते हैं, या फिर शोएब जमई हो, या फिर सारिम अली खान हो, या सैयद असद अब्बास हो, हमें जरूरत है कि क्लब हाउस पर आए एंड वी कैन डिबंक द फेक न्यूज फ्रॉम द फैक्ट न्यूज, वी कैन डिबंक द ट्रूथ from the false, we can debunk the oppressed from those who are doing the oppression against those. So therefore I really wish that Clubhouse is a forum which is understood in the right way and used in the right way. Like you have a sword or a knife can be used to cut vegetables, or knife could be used for homicide. So therefore we need to use it in the right way, we need to use it accordingly,
don't allow Clubhouse to become a Godi media house. So therefore, we need to come, enter the right rooms, and spread the right narrative. That is indeed the need of the hour. मगर उसके अंदर एक ऐसा है ना कि उसके अंदर कुछ लोग होते हैं, वो लोग ही बोल सकते हैं, कुछ लोग ऑडियंस होते हैं. अगर किसी ऑडियंस को ऊपर आके कुछ बोलना हो, समझो आपने क्लब हाउस क्रिएट करा और उसके अंदर कोई अंधभक्त आ गया, अब उससे अपन को डायरेक्टली बात करनी है, उसको समझाना है. सी राइट नाउ व्हाट द मेन थिंग शुड बी कि इनको डिमीन करने की जगह अब इनको समझाना जरूरत है कि भाई तुम अपनी बिल्कुल इनको एग्री डिमीन करने करता हूँ का इस फायदा बात नहीं से। है, क्योंकि ये वैसे ही डिमीन हो चुके हैं. अब इनको डिमीन ना करें, अब इनको समझाना पड़ेगा एज अ ब्रदर कि भाई अपन एक एग्जैक्टली देश के हैं, ये सरकार तो आती जाती रहेगी, पहले कांग्रेस थी, बीजेपी है, फिर आ जाएगी, मगर अपन तो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो तुम मुझे बता, तेरे को मेरे से प्रॉब्लम क्या है? मैंने तेरा घर जलाया, मैंने तेरी बहन का बलात्कार किया, मैंने क्या किया? जस्ट बिकॉज मेरा नाम अब्बास है तो मेरे पीछे लग गया, और मुझे क्या मतलब है पाकिस्तान से? और दूसरी बात, ये अखंड भारत की बात करते हैं. मैं ऐसी बैठ बैठ सोच रहा था, अगर बाकी पॉपुलेशन कर ले ज्वाइन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो हिंदू तो वैसे ही माइनॉरिटी में हो जाएंगे अगर अखंड भारत होता है तो ये अखंड भारत के क्यों बोलते हैं अखंड भारत बनाना है? ये तो मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अखंड भारत नहीं बनना देना चाहते ये, क्योंकि ये खुद ही होना नहीं चाहते मेजोरिटी में. ये इनके दिमाग में भी नहीं बैठ रही बात. ये बोल रहे हैं बच्चे पैदा करते हैं 10 बच्चे. अरे भाई 1940 के बीच में, 1960 के बीच में ऐसा कौन सा परिवार है अपने हिंदुओं में जिसके 4, 5, 6, 7 बच्चे नहीं थे? मेरे नाना के, हम लोगों के 11 बच्चे थे. ऐसे कौन से परिवार है ये? तो अब कौन से, और जो पढ़े लिखे लोग हैं 1 या 2 बच्चों से ज्यादा होते ही नहीं है उनके. किसी में भी देख लो आप, मेरे इतने मुस्लिम दोस्त हैं, एक है बच्चा, 2 मैक्सिमम, है ही नहीं. सारिम भाई कुछ कहना चाहते थे? सारिम भाई. हाँ शालिम भाई प्लीज. जी अभी भाई, जैसा कि अभी ये क्लब हाउस की बात चल रही थी ना, उस मुद्दे पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने ये है कि जो भी वहाँ पे अंधभक्त आ जाते हैं या जो भी एक्सट्रीम राइट विंगर्स आ जाते हैं रूम में, उनसे किस तरह से कॉन्वर्जेशन किया जाना चाहिए. और या अगर हम उनके रूम में जाते हैं तो वो मतलब वहाँ पर जो एक हेट स्पीच चल रही होती है उससे किस तरह से बचा जाए. तो सबसे पहले तो जैसे कि अपना क्लब हाउस क्रिएट करें एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद देम. वी कांट एब्सोल्युटली, we have to be very patient and make them understand like brothers. You know, we can't fight with them, we can't confront with them, we just have to make them understand that what position you are getting into, you will be out of the race. तुम लोग बाहर हो जाओगे, तुम धंधे कर नहीं सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे भाई. हमसे झगड़ के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला. ना हम यहाँ से जाने वाले, ना तुम जाने वाले हो. ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग अपने आप को डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं, साथ में कंट्री का सोशल फैब्रिक को दे हैव टॉर्न इट अपार्ट एंड दे डोंट इवन रियलाइज इट. सी 2014 से पहले भी तो मुसलमान थे, सब तो थे यार, हम भी थे, सब होता था. अभी क्या हो गया ऐसा? ये क्योंकि ये एक ब्रेन वॉश जो किया जा रहा है ना यूथ को, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. तो यही हम लोग, जैसे कि अभी शोएब भाई भी बता रहे हैं, आप खुद बताते हैं, हम लोग मतलब आपकी ऑडियंस को जानती है, अब्बास भाई हैं, तो हम लोग यही तो बताना चाह रहे थे. जितने भी देखिए आंदोलन की भी बात जैसे हुई है, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, वहां पर तो कोई बात ही नहीं है ना कि क्या हिंदू है क्या मुसलमान है. वहां पर तो इंसानियत की बात हो रही है. और ऐसे ही बिल्कुल सेम हमको एक अप्रोच रखनी पड़ेगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हमको गोदी मीडिया पे जाके बताना हो कि भाई ये जो है ना मुद्दे क्रिएट किए गए हैं, ये एक फेक प्रोपेगेंडा है. तू मेरा भाई है, तू समझ, सरकारें आती जाती रहेंगी, दिलों में नफरत पाल के कुछ नहीं होगा. गले से गले लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये जो दिमाग में कूड़ा भर गया है इसको निकालना पड़ेगा. और हाँ बिल्कुल, जनरेशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी. आप आने वाली जनरेशन के सामने क्या एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं? आप खुद सोचें कि आने वाली जो जनरेशन है वो बोलेगी कि जी मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, उसने वो मुसलमानों से नफरत करता था, वो ऐसी बातें हमें बता के गया है. भाई अगर हम इस चक्कर में पड़े रहे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा. ठीक है, ये जो एक जी शोएब भाई, मुझे इसमें लगता है जी सारिम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया का जो एक वर्ल्ड है ना, इसमें जो हम कमेंट्स देखते हैं तो लगता है कि भाई इन लोगों को कितनी नफरत हो रही है या कितना ये गुस्सा है हम पे. लेकिन सर यकीन मानिए, जब आप उसको बाहर की दुनिया से तौलेंगे, जैसे शोएब जमई को हो सकता है टीवी पे देख करके बहुत सारे दूसरे पक्ष के लोग गाली देते हो, सोशल मीडिया पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म करते हो, उल्टा पुल्टा बोलते हो, लेकिन जब मैं बिहार चुनाव के दौरान अपना एक छोटा सा तजुर्बा शेयर करता हूँ. मैं बिहार चुनाव के दौरान कई इलाके थे जहां हमारे प्रचार में हम लोग गए और कई जगह चुनाव प्रचार में हमारा काफिला जा रहा था. तो मैंने जहां भी देखा तो लोगों को पता था कि ये शोएब जमई है, शाहीन बाग आंदोलन से जुड़ा है,
और मतलब बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी के लोग, लेकिन वो आते थे, सेल्फी खिंचाते थे और कहते थे सर हम आपको शाहीन बाग में देखते थे, आपको टीवी पे देखते थे, आपसे हो सकता है हम लोग सहमत ना हो, लेकिन हम आपको देख के हमको अच्छा लगता था और आप मतलब जबरदस्त बहुत बात रखते हैं। और मुझे लगता है कि यही लोग फिर जब सोशल मीडिया पे आते हैं ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालते हैं, अंदर बंद कमरे में होते हैं तो भाई बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी मुसीबतें हैं उनको झेलनी पड़ रही है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में वो गाली गलौज करके चले जाता है। अदरवाइज मैं देखता हूँ अपनी रैलियों में, चुनाव में मैंने देखा कि इसी चुनाव में जिस जगह हम लोग चुनाव कर रहे थे वहां कैंडिडेट हमारा हिंदू था, नॉन मुस्लिम थे, और जाहिर सी बात है उसके वहां जो जनता थी वहां 90% जो है वो मुसलमान थे ही नहीं, मतलब वो सब हमारे दूसरे दूसरे अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के थे, जिनका शाहीन बाग से हो सकता विरोध हो, वो लोग ऐसे लोग होंगे जो हमको ही टुकड़े टुकड़े गैंग का मानते हो। लेकिन जब हम लोग भाषण दे रहे थे और हम विचारधारा की बात कर रहे थे, इवन कि मैंने जब फ्रांस के राष्ट्रपति को वहां से चुनौती दी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे, जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो बातें कार्टून पे हो रही थी, तो लोगों ने जबरदस्त तालियां बजाई और मतलब क्या जबरदस्त रिस्पांस था। आप लोग को हमारे सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखे होंगे, तो मुझे लगा कि भाई कि एक सोशल मीडिया पे जो लोगों की जो ट्रोल करने की जो ये है ना, वो एक अलग है, और जब रियल लाइफ में आप जाएंगे तो वही लोग आपके सामने सेल्फी खिंचा रहे होंगे और फोटो खिंचवा रहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और मुझे लगता है कि समाज भी ऐसा ही है, तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता। अभी सभी भाई के पेज में आप देख लीजिए कितने लोग हम लोगों को गलिया रहे होंगे, लेकिन जब इनसे आप रियल में मिलेंगे और आप ये समझेंगे, आपको आप इनको समझेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर उनके मतलब कंफ्यूजन भी दूर होता है और वो आपसे प्यार भी करने लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहा कि जो हमारे शाहीन बाग के जो साथी हैं, जो आंदोलन में रहे, जो टीवी मीडिया पे आए, उनको बहुत कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि असल राजनीति में ग्राउंड पे उतर करके, चाहे संगठन के जरिए से हो और चाहे पार्टियों के जरिए से हो, जमीनी स्तर पर गांव गांव एक एक आदमी से मिला जाए, शहर में लोगों से मिला जाए, बड़ी तादाद में जब हम मतलब रियल लाइफ में जब ये बातें होंगी ना, जब लोगों से मिलेंगे, एक एक युवा की हम बातें करेंगे और उनको कहेंगे कि भाई तुमने मोदी जी का सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, तुम मोदी जी के भक्त हो सकते हो, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारे रोजगार का क्या इशू होगा, हम उठाएंगे उसको। तुम्हारे क्षेत्र में कोई बाली इंटर विद्यालय की कोर्स नहीं चल रही है, या तुम्हारे यहाँ टीचर की नौकरी नहीं लग रही है बिहार सरकार या झारखंड या उत्तर प्रदेश, तो हम उसको उठाएंगे लखनऊ ये पटना कलेक्ट्रेट में जाकर के या विधानसभा के घेराव। तो उनको लगता है कि भाई जिनको मैं अपना दुश्मन समझ रहा था, जिनको हम समझ रहे थे कि ये तो कट्टर हिंदू का विरोधी है, तो ये तो मेरा अपना निकला, ये तो मेरे लोगों बिल्कुल की बातें कर रहा है, मेरे फायदे की बात, तो इसलिए ये बिल्कुल करना शुएब बहुत भाई, जरूरी हो गया मुझे लगता है। आई थिंक शुएब भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। अभी भाई मैं आपको बता दूं बस 2 लम्हों में कि शाहीन बाग का जो महत्व है, शाहीन बाग इज ओरिजिनली व्हाट इंडिया इज अबाउट, जहां पे हमारे सिख भाई, जिनसे मैं दिल से जान से बहुत मोहब्बत करता हूं, इतना बेहतरीन लंगर चला रहे थे। जैसे एक महान शायर ने कहा, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। ये मोहब्बत की बात है, जहाँ पे हमारे ईसाई भाई हमारा साथ दे रहे थे, हिंदू भाई, सिख भाई और मुसलमान भाई सारे बैठे हुए थे। और सबसे चमकीली बात आपको बता दूं अभी भाई, सारिन भाई और शुएब भाई, आप सब जानते हो, Bilqis Dadi was named one of the most powerful influencer in the whole world. कौन बिल्किस दादी? Exactly. जो शाहीन बाग में बैठी हुई वो बिल्किस दादी, जिसको आप अन्य तरह की कई बातें कर रहे थे। सारिन भाई, अगर आप कुछ यू मेट बिल्किस दादी इतनी बात, कुछ बिल्किस दादी के बारे में आप बता दें अभी डांडिया साहब के व्यूअर्स के लिए। देखिए मैं अभी भाई आपको एक वाकया बताता हूँ कि ना, जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था तो बिल्किस दादी के पास जाना हर दिन ही रहा करता था। मतलब ऐसा होता था कुछ दिन कि नहीं जा पाए, मतलब बिजी हैं या दादी नहीं है वहां पर, या दादी सो रही हैं, कुछ ऐसा, क्योंकि रात सर्दी बहुत काफी हुआ करती थी। तो जब भी बिल्किस दादी से बात होती थी ना, वहां पर मीडिया ने, गोदी मीडिया ने एक चीज पोर्ट्रे की थी कि ये लोग बैठे हुए हैं, 500-500 रुपए लेके यहाँ पे लोग आते हैं, बिरयानी बट रही है, और मतलब जो अनचेंड बातें होती है ना, बेवकूफी की बातें, वो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था उस दौरान। तो बिल्किस दादी से जैसे बात हुआ करती थी, तो बिल्किस दादी बोल यही बताया करती थी कि तुम लोग आओ यहाँ पर, तुम लोग बैठो, हमारी जिंदगी तो कुछ चंद लम्हों की है, मतलब कुछ सालों की है, लेकिन ये जो हमारी जो लड़ाई है, ये बच्चों तुम्हारे लिए है। और हम ये मत सोचना तुम लोग, मतलब जो वहां पे हम जैसे लड़के रहा करते थे, जो भी और प्रोटेस्टर्स होते थे, जब रात में हम लोग बैठ जाया करते थे 2-3 बजे, कि तुम ये मत सोचना कि आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा,
क्योंकि हमारे जो बाजू हैं वो तुम ही हो, तुम लोग आते हो तो हमें खुशी महसूस होती है। और क्योंकि वो मतलब एक एजेड हैं, उस दौरान उनसे जैसे गोदी मीडिया के लोग सवाल किया करते थे, वैसे गोदी मीडिया को हम लोग ने वहां पे आने नहीं दिया ज्यादा, लेकिन जब भी उनसे होती थी तो वो हमेशा यही बात कहती थी कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हक और ना हक की है। ये लड़ाई जो है ये, और इसी वजह से जो ये किसान आंदोलन था वहां पर बिल्किस दादी हम लोग के साथ भी गई थी। उसके बाद वहां पर हम लोग को जाने नहीं दिया, और मतलब दादी वहां पर एक दिन गई तो 1 घंटे में हमको वापस कर दिया, वहां पर पुलिस ने हम लोग को वापस भेज दिया गया और बोला कि वी आर नॉट अलाउड। तो दादी ने यही बात भी बोली थी कि जब हम लोग यहाँ पर शाहीन बाग आंदोलन कर रहे थे ना उस सर्दी में, तो सिख भाई पंजाब से आए थे, उन्होंने लंगर लगाया था। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है, और वो खुद एक किसान की बेटी हैं, ठीक है, उनका गांव मेरठ के पास है। तो वो खुद बोल रही थी कि अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है, जब वो सर्दी में आए और हमारे साथ बैठे, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान आंदोलन में जाएं और उनका शाना बशाना खड़े हों, उनको हिम्मत दें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके हौसले कुछ दिन बाद टूट जाते हैं, ठीक है। तो दादी जो है ना अपनी जगह पर बिल्किस दादी इतनी मजबूत है, और शायद वो इसीलिए अमंग 100 वुमेन में भी आई हैं। तो मतलब बिल्कुल, अभी उनकी उम्र इंस्पिरेशन है। मैगजीन में जो आए थे वो ऑन द कवर ऑफ द मैगजीन बहुत भक्तों की जल गई थी। और ये 500 रुपए की बात जो करते हैं ना, अगर शाहीन बाग में 500 रुपया दिया जाता होता तो ये तमाम भक्त बुर्का पहन के वहां पर बैठ जाते। ये 2 रुपए का ट्विटर ट्रोल, ये वही लोग हैं जो समझते थे कि 2000 रुपए के नोट में चिप होता है। अब्बास भाई बुर्का पहन के तो कोई गई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बुर्का पहनकर तो कोई गई थी। अब्बास भाई एक बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोगों को ये समझना चाहिए कि चूंकि हम लोग बहुत सीरियस डिबेट कर रहे हैं, कि एक बात समझिए कि हाँ डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिस्कशन कर रहे हैं अभी भाई, कि हम लोग चूंकि सारिम भाई भी वहीं होते थे तो हम लोग भी वहीं होते थे। मतलब रात में 2:30 बजे ही ज्यादातर चर्चा होती थी दादी के साथ बैठ करके, और सोचिए 2:30-3 बजे तक 80 साल की दादी जागी रहती थी और बातचीत होते रहता था, सारा कुछ वहाँ अलावा भी जलता रहता था सारा कुछ। लेकिन आप कई बार ऐसा इंस्टेंस हम लोग देखने को मिला कि जो महिलाएं वहां थी उनके शौहर और हस्बैंड आकर के झगड़ा किए कि भाई अब तुम क्यों नहीं आ रही हो, इतने दिन हो गए, मतलब घर का कौन देखेगा ये सब। वो औरतों का जज्बा ऐसा था, वो कहती थी कि हम यहाँ से छोड़ के कैसे चले जाएं। एक मैंने अपने देखा है, गवाह हूं कि एक शौहर आया किसी का हस्बैंड, वो कह रहा है कि अगर तू आज नहीं आई तो मैं तलाक दे दूंगा या फिर यहाँ से गांव पहुंचा दूंगा। वो तब भी डटी रही। एक औरत अपने बच्चे को लेकर के आती थी, पता है वो 4 साल के बच्चे की डेथ क्यों हुई थी? क्योंकि वो औरत के घर, उसके घर में उसकी कोई सास या ननद नहीं थी, वो छोड़ के नहीं, उसका शौहर हमारे साथ वॉलंटियर में काम कर रहा था, जब बैरिकेड में बैठते थे, जब हम लोग पुलिस की चौकी की तरफ लगवाते थे उनको ड्यूटी, और वो बेचारी अपने बच्चे को अकेले तो नहीं छोड़ सकती थी, वो वहां पे बैठती थी और बेचारे बैठती थी। हमने कहा, कई औरतों से कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए ना कि एक एक दिन चले जाइए घर और वापस आइए, फिर ऐसा बना लीजिए, अगर घर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, वो आपके घर वाले परेशान कर रहे हैं। तो वो कहती थी क्या कि शोएब बाबू अगर हम लोग चले गए ना तो पुलिस आप लोगों को कूट कूट के भरता बना देगी। यानी उसी दिन सही बात है, अगर पुलिस यहाँ अगर वीडियो स्टक हो गया के रख चुकी थी। तो ये उनका जज्बा था। अब आप बताइए कि कनेक्शन चले गया। चलिए, अपना भी अब्बास भाई बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है, एंड वी विल कीप ऑन डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर थिंग एवरी वीक एटलीस्ट वंस। मैं राकेश जी से बात करता हूँ, मैं सूद से ही बात करूंगा बॉम्बे में, विद आई विल स्पीक टू सोनू आल्सो एंड ब्रिंग हिम आल्सो विद यू ऑल एंड विद एवरीबॉडी अलोंग। सो वी विल आल्सो अंडरस्टैंड कि वो कैसे कर रहा है पूरा का पूरा, सोनू कैसे करता है पूरा ये जो काम कर रहा है, जो अच्छे लोगों को अपन उनसे ही बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, यू नो, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच अभी भाई, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो अभी भाई, प्लेजर बीइंग ऑन योर शो भाई, थैंक यू सो मच। योर प्लेटफॉर्म, आप लोग हमारे इंस्पिरेशन हो सर, आप लोग जो करते हो हम सोच भी नहीं सकते। आज की तारीख में वो जो फोटोग्राफ आई है तीनों की, कविता की और वो उनकी आसिफ की, आसिफ नताशा देवांग, इंस्पायरिंग फोटोग्राफ। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर मुझे किसी फोटोग्राफ ने इंस्पायर किया है ना, वो जो 3 जेल से बाहर आए हैं, और जो फोटोग्राफ जो मैंने ट्विटर पे अपने हेड पे लगाई है फोटो, सच एन इंस्पायरिंग फोटोग्राफ। एब्सोल्युटली दैट्स
Yeah. So चलिए, जैसे thank you कहते so हैं कि much. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत वालों की कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती. Yeah. Salute Thank to you you, so Avi much. Jai Dandiya. Hind. You rock, Thank you so man. much, sir. People around Thank the you so world much, Avi watching, bhai. you rock. We love No, you, no, Avi no. Dandiya. You More are power also to an you. inspiration, Avi bhai. No, no, Absolutely, no. Absolutely. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Khuda thank Hafiz. you. Thank you. Khuda Hafiz.